खेमे में। खेमे शब्द का अर्थ क्या है? सरकारी नीतियों के द्वारा हमें आर्थिक प्रणाली में सहायक अनुसंधान करना है। यह किताब है प्रेमचंद जी के समग्र साहित्य। उस साहित्य में प्रेमचंद जी ने जो जो जिस जिस प्रकार से लिखा, जिस किसी वर्ग का उद्घाटन किया, जिस किसी वर्ग के चित्रों का अन्वेषण किया और विश्लेषण किया, विवेचन किया, इन सभी दृष्टिकोणों से प्रेमचंद जी का उसमें विवेचन विश्लेषण है। अपने खेमे में मतलब प्रेमचंद जी हर वर्ग से जुड़ते हैं। मानो अपने खेमे में है। प्रेमचंद गरीबों के साथ खड़े होते हैं, गरीबों की बात अपनी लेखनी के माध्यम से लिखते हैं। प्रेमचंद किसानों को लेकर लिखते हैं, प्रेमचंद मजदूरों को लेकर लिखते हैं, प्रेमचंद अपने गली मोहल्ले की बूढ़ी काकी का विवेचन विश्लेषण करते हैं। प्रेमचंद गांव के ठाकुर अपने कुओं पर गांव वालों को पानी भरने के लिए आने देते नहीं है, इस सामाजिक समस्या का विश्लेषण करते हैं। हर स्तर पर प्रेमचंद। शतरंज क्या होता है प्रेमचंद रेखांकित करते हैं। इन सभी दृष्टिकोण से प्रेमचंद जी को सारे वर्गों के साथ जोड़कर एक शोध की परियोजना में किया गया संशोधन, इसका समग्र रूप मानो प्रेमचंद अपने खेमे में। सरकार ऐसे शोध परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता करती है। जब संशोधक अगर कुछ नया समाज के सामने, शिक्षा क्षेत्र के सामने रखना चाहता है, उजागर करना चाहता है, तो ऐसी शोध परियोजनाओं के लिए भी संशोधन सहायक बनता है। आज सरकार ने ये सारी शोध परियोजनाओं की आर्थिक जो सहायता थी वो सारी बंद कर दी है, लेकिन कुछ कंपनियां अपने CSR फंड में से शोध परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग देती है। विश्वविद्यालय देते हैं, प्रांत का शिक्षा उच्चतम शिक्षा विभाग देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मानव संसाधन विकास मंत्रालय देता है। हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और ये सारा किसी क्षेत्र में संशोधन करते समय हमें आर्थिक सहयोग कहां कहां से कैसे मिलता है, इसकी सारी सूची आपको अपने गूगल पर भी मिलेगी। जरूरत क्या है? जिज्ञासा के उत्पन्न होने की, प्रश्न उपस्थित होने की। अब जब प्रश्न उपस्थित होते हैं तब हर प्रश्न के उत्तर के लिए हम कुछ जांच पड़ताल करते हैं। इसको ही शोध और संशोधन कहा जाता रहता है। अनुसंधान सामाजिक रिश्ते का अध्ययन करने में भी सहायक होता है। सामाजिक रिश्ते का अनुसंधान, अब हम जिस समाज में रहते हैं, अब उसी समाज में कौन कौन से रिश्ते होते हैं ये तो हम जानते हैं ना, नहीं जानते हो? समाज के रिश्ते जानते हो कि नहीं जानते हो? हम बस परिवार के रिश्ते जानते हैं। माँ है, पिताजी है, भाई बहन है, चाचा चाची है, दादी है, दादा है, नाना है, नानी है। बस इसके सिवा हम समाज के कुछ रिश्ते जानते नहीं है। सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में अनुसंधान, शोध, संशोधन सहायक कैसा होता है? तो हमें सामाजिक समस्याओं से जोड़ने का काम करता है। सामाजिक समस्या मानो सामाजिक रिश्ते। उदाहरणार्थ, अब ये बहना बगैर जूते ऐसे कॉलेज आ जाती है, तो कभी मन में प्रश्न उपस्थित हो गया कि ये बगैर जूते से कॉलेज आ जाती है, क्या मामला होगा? कुछ ना कुछ मामला होगा ना। गरीबी है, पैसा नहीं है। अब जूते की बात छोड़ दीजिए,
कोई हमारे में से फटा पुराना कोई वेशभूषा पहन के आया है और हमने देखा कि अरे उसकी वेशभूषा फटी पुरानी है, जिसको धागे से जोड़ घटा के पहना हुआ है। कभी हमने उनसे सवाल किया कि भाई ये ऐसे ऐसे सुई धागे से जोड़े घटी ऐसी वेशभूषा अपने की है, क्या समस्या है? ये संवेदनाओं का उस समस्याओं को लेकर जागना मानो हमारा सामाजिक रिश्ता है। तुम कितने भी विकास की बात करो, लोग कहते हैं कि आकाश में चांद्रयान की मुहिम में देखा गया कि वहां आलू की खेती की जा रही है, और आज भी हम बिना जूतों से, बिना सजे धजे कपड़ों से घूम रहे हैं। सामाजिक रिश्ता हम सोलापुर जिले वालों ने अनुभूत कर लिया। बारिश की बाढ़ में कितने गांव तबाह हो गए ना। तो कोई हमारे मन में ऐसा प्रश्न कभी उपस्थित हो गया कि जिन गांवों में ये ऐसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, जहां का सब कुछ तहस नहस हो गया, वहां चले जाएं, उनकी समस्या का हल करने के दृष्टिकोण से हम लोग हमारी ओर से कुछ प्रयास करें। ये सामाजिक रिश्ता है हमारा, है ना। अगर सामाजिक रिश्ते का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर कौन सा होगा, तो हमारा समाज से क्या रिश्ता होता है, राष्ट्र से क्या रिश्ता बनता है, परिवार से क्या रिश्ता बनता है, उस रिश्तों की रीढ़ कहाँ है, उसकी समस्याओं का हल किसमें है, ये जानना है। तो उसमें संशोधन सहायक बनेगा। जाओ पीछे, स्वतंत्रता आंदोलन में नंदुरबार में एक जुलूस निकला था। साहब जी जानते हैं, पुजारी साहब मराठी के बड़े विद्वान है, महाराष्ट्र भर में नाम है। शिरीष का नाम आप जानते हैं, नंदुरबार का। एक जुलूस निकला अंग्रेजों के विरोध में, हाथ में झंडा आगे है, जुलूस निकला है। शिरीष अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा है, छोटा है, 9 साल का है बच्चा। अब 9 साल के बच्चे को राष्ट्र प्रेम क्या पता चलेगा? 9 साल का बच्चा अपना सामाजिक रिश्ता क्या बताएगा? सामाजिक रिश्ते को लेकर क्या जानेगा, क्या पहचानेगा? फिर भी जुलूस निकला है, अंग्रेजों ने वो जुलूस रोक दिया। सबका ध्यान है सबका। आपके मन में प्रश्न उपस्थित करने के दृष्टिकोण से इशारा कर रहा हूं। पीछे जाइए, हम लोग आजादी के आंदोलन में, तुम भी नहीं थे, हम भी नहीं थे आजादी के आंदोलन में, कैसा चला। लेकिन ये आजादी का आंदोलन जब चल रहा था, तब कोई कह रहा था कि करो या मरो, भारत छोड़ो, हाँ, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, हैं, नमक का सत्याग्रह, ऐसी कुछ तो बातें चल रही थी। प्रश्न उपस्थित हो गया और हम उसके मूल तक चले गए, और हमें पता चला नंदुरबार में एक जुलूस निकला था। उस समय में शिरीष अपने घर के सामने खड़ा था और जुलूस को अंग्रेजों ने रोक दिया। अंग्रेजों ने जुलूस वालों को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। उतने में जिसके हाथ में झंडा था, तिरंगा, वो गिरने लगा। जिसके हाथ में झंडा था उसकी धरपकड़ शुरू होगी, तो झंडा गिरने लगा। शिरीष दौड़ते आया, गिरने वाला झंडा पकड़ लिया। बस शिरीष का इतना कसूर था। बस अंग्रेजों ने जगह पर शिरीष के शरीर को गोलियों की बौछार से छीन कर दिया, छलनी कर दिया। 9 साल का बच्चा। ये हमारा सामाजिक रिश्ता है। उस शिरीष के प्रति हमारे मन में संवेदना, ऐसे सामाजिक रिश्तों की खोज हमें संशोधन के माध्यम से करनी है ना, कि नहीं करनी है? खोज होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा जी को महात्मा उपाधि किसने दिलाई? हम कहते हैं, सब कहते हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लेकिन ये महात्मा की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? अब उस पर विवाद चल रहा है, ये बात अलग है, हम उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमारा विषय क्या है? ये जो सारी बातें हैं जो समाज से जुड़ी है, राष्ट्र से जुड़ी है, ऐसे विषयों का अन्वेषण, ऐसे विषयों का विवेचन, ऐसे विषयों का विश्लेषण कैसा होना चाहिए? रिश्तों की बराबरी में तौल के होना चाहिए। ये हमारा सामाजिक रिश्ता है ना।
कि नहीं है? महाविद्यालय ने एक समय मान लेके आपको ऐलान कर दिया, अमुक अमुक के दिन, अमुक अमुक की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहां ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है। क्या है हमारा सामाजिक रिश्ता? क्या है सामाजिक रिश्ता? जितना हो सके उतना हमारी ओर से उस ब्लड डोनेशन कैंप को सफल करने के दृष्टिकोण से सहयोग दे। ये सामाजिक रिश्ता होता है। आ रहा है समझ में? संशोधन सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सहायक होता है। रही बात नए सिद्धांत का सामान्यीकरण भी संशोधन के माध्यम से होना, ये एक और शर्त है। नए सिद्धांत का सामान्यीकरण, जो कुछ नई आप लोग खोज रहे हो, जिसकी जांच पड़ताल कर रहे हो, जो नए सिरे से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में रख रहे हो, वो सबके लिए लागू हो। मानो सामान्यीकरण सबके लिए लागू हो, मानो सामान्यीकरण। अब ये हिंदी वाले जानते हैं, ऐसी कई लेखिकाएं हिंदी में लिखती है। महादेवी वर्मा का नाम सुना है? नए सिद्धांत का सामान्यीकरण क्या होता है, मैं उस विषय की ओर इस संदर्भ से जोड़ रहा हूं। महादेवी वर्मा का नाम जानते हो? जानते हैं। क्या लिखा महादेवी वर्मा ने? पढ़ा है? महादेवी वर्मा ने लिखा, मेरा जीवन। जीवन तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा जीवन है कि नहीं है? फिर तुम्हारे जीवन से महादेवी वर्मा का जीवन अलग है क्या? अलग होगा? सिद्धांत नया है उनके जीवन में, लेकिन सबको लागू होता है, सब स्त्रियों को लागू होता है। कौन सी सब स्त्रियों को? बताऊंगा इस विषय में से। मेरा जीवन लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली लिखा। मतलब मेरा जीवन दुखों के बादलों से भरा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है, पढ़ते हो तो आंखें गीली हो जाएगी। इतनी दर्द भरी, इतनी दुख भरी कहानी है उन कविताओं में। इसीलिए तो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीरा भी वैसी दुखी थी, मीरा का जीवन भी वैसे वेदना का था, सेम महादेवी वर्मा का दुख वेदना मीरा जैसी, इसलिए आधुनिक मीरा कहा जाता है, वेदना की कवित्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा कहती है, मैंने संसार का हर कोना झांका। झांका मानो देखा, ढूंढ लिया। मैंने संसार का हर कोना झांका, लेकिन किसी ने मेरे दुख को सराहा नहीं, किसी ने मेरे दुख को सहारा नहीं। मेरा जीवन यही है, मेरा परिचय यही है। कल मेरा जन्म हो गया, आज मेरी मृत्यु होगी। मेरा जीवन ऐसा होता है किसी का, कल मेरा जन्म हो गया, आज मेरी मृत्यु होगी। सिद्धांत क्या है? स्त्री बस महादेवी वर्मा के जमाने में जीती थी ऐसा नहीं है, उसके पहले भी स्त्री जीती थी। स्त्री इस संसार के आरंभ से लेकर है कि नहीं है? सिद्धांत क्या है? मैंने संसार का हर कोना झांका। मी या सृष्टीतल्या सगळ्यापर्यंत पोचले, माझी वेदना सगळ्या समोर मांडली मी। काय वेदना होती, काय दुःख होतं? एवढंच दुःख महादेवी वर्माला उनके पति ने तलाक दिया था, बस इतना सा दुख था। महादेवी वर्मा कहती है कि ये मेरी समस्या, ये मेरा दुख पति के द्वारा छोड़ा जाना, मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने इसको सहारा नहीं, सराहा नहीं, किसी ने इसको गंभीरता से लिया नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कल मेरा जन्म हो गया और आज मेरी मृत्यु होगी। यह एक महादेवी वर्मा रूपी स्त्री का दुख है। यही दुख महादेवी वर्मा संसार की ऐसी
तलाकशुदा सारी महिलाओं का दुख मानती है, अकेली का नहीं मानती है। यह सामान्यीकरण, ऐसी समदुखी महिलाओं का एक ही दुख मानो, ऐसी सबका सामान्यीकरण, मतलब यह बात सबको लागू होती है। आज कोई महादेवी वर्मा पर खोज कर रहा है, आप जैसा अनुसंधान कर रहा है, तो आप भी यही मानोगी पति के द्वारा केवल महादेवी वर्मा को छोड़ा नहीं, ऐसी महादेवी वर्मा जैसी कई महिलाएं देश भर में है, धरती पर है। जो दुख महादेवी वर्मा का है वही दुख ऐसी तलाकशुदा महिलाओं का भी है। यह सामान्यीकरण है ना। अब टाइम पूछ रहा हूं क्योंकि अभी 5 मिनट बोलना है कि बंद करना है। ठीक सामान्यीकरण है, 2-4 मुद्दे है आपके सामने, इसका विश्लेषण जरूर करूंगा। अनुसंधान नई शैली और रचनात्मक विकास के लिए सहयोग देता है। नई शैली और रचनात्मक विकास, एक उदाहरण, नई शैली, एक देश के नेता थे जो संसार को छोड़कर चले गए। मैं उनको बहुत मानता था, और जब आज मैं हिंदी विभाग में हिंदी विषयों को लेकर आपके सामने जो हूं, तो बस उन्हीं की प्रेरणा से हूं। अटल बिहारी वाजपेयी, उनके संभाषण का अंत इस प्रकार से होता था, कैसे? सत्ताएं आती रहेगी जाती रहेगी, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, देश टिकना चाहिए, देश बचना चाहिए। ये 2 वाक्य अंत में उनके होते थे, है ना। ये जब कोई सुनता है ना, झट समझ लेता है ये वाजपेयी जी की भाषण शैली है। शैली, नई शैली। अब हिंदी वाले हो, साहित्य वाले हो, अब ये तो बड़े बड़े विद्वान हैं, ये तो जानते हैं, हर लेखक के लिखने की एक अलग शैली होती है। अलग शैली। कोई लिखता है रात 2:30 बजे अचानक घमासान आवाज आने लगी, पंछियों की आवाज कलरव करने लगी, जाग गया। ऐसे मतलब 3 प्रकार से लेखन होता है, 3 प्रकार की शैली का प्रयोग होता है। एक आरंभ, दूसरा मध्य और तीसरा अंत। ये एक तरीका का लेखन। कोई अंत को पहले लेता है ना, और आरंभ कभी मध्य में लाता है, तो कोई लेखक मध्य को अंत में लाता है। दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका ये, कोई मध्य को पहले लेता है, आरंभ को मध्य में लाता है और मध्य को अंत में लाता है। लिखने की शैली होती है। अब जिस पर मैंने शोध किया, मैंने संशोधन किया, एमफिल के लिए 3 साल, पीएचडी के लिए 5 साल, मैत्री पुष्पा। शुरुआत में उनके लेखन को आप पढ़ते जाओगे, चाहे उनका उपन्यास पढ़ो, कहानी पढ़ो, कोई उनकी आत्मकथा पढ़ो, कम से कम 25-30 पन्ने पढ़ते जाने तक समझ में नहीं आ जाता है कि ये क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है। जब मध्य में जाओगे तब आपको पहले 30-35 पन्नों का संदर्भ धीरे धीरे लगते जाएगा। वह पू काळे मराठी के लेखक जानते हो, बड़े प्रसिद्ध लेखक होकर चले गए। उनके लेखन का वैशिष्ट्य है, तुम उनके किताब का कोई पन्ना निकाल दो, तुम जहां से पढ़ना शुरू करोगे वहां से तुमको आरंभ लगेगा। अंत का पन्ना निकालो, वहां से पढ़ते आइए, आरंभ ही लगेगा। पहला पन्ना निकालो, प्रस्तावना से लेकर पढ़ते जाओ, वो तुम्हें आरंभ ही लगेगा। बीच में का कोई पन्ना निकाल दो, पढ़ने की कोशिश करो, तो वो आरंभ लगेगा। एक शैली होती है लिखने की। हर लेखक की अपनी अपनी एक नई शैली होती है। कोई पत्रात्मक शैली में लिखता है, पत्र लिखने का तरीका आप जानते हो ना। अब पत्र बंद हो गए तो पत्रात्मक शैली क्या जानोगे। हमारे जमाने में पत्र लिखा करते थे हम लोग, अब आपके जमाने में बस व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर सारे पत्रों का मैटर
रेडीमेड रहता है, उसमें थोड़ा उलट फेर कर दो, अपना नाम जोड़ दो, पत्र हो गया। पत्रात्मक शैली की शैली है। डायरी दिन भर में जो जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है उसका सारा ब्यौरा रात भर में डायरी में नोट करें, और भविष्य में जब इस लेखन के क्षेत्र में जब आप आ जाओगे तो उसका एक एक प्रसंग जो आपने अपने डायरी में दर्ज करवाया, उस एक एक प्रसंग पर आप एक एक 200-200 पन्नों की किताब लिखोगे। डायरी शैली लेखन की। कोई विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग करता है, कोई गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करता है, कोई आत्मकथनात्मक शैली का प्रयोग करता है। आत्मकथनात्मक स्वयं बोलता है, अपने आत्मा का कथन मानो आत्मकथन, ये भी लेखन की एक शैली होती है। मन में जो जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसको कागज पर उतारना मानो आत्मकथनात्मक। देहरी बही विदेश एक आत्मकथा है, बड़ी प्रसिद्ध है, हिंदी की है। उसमें लेखिका कहती है शुरुआत में, आत्मकथा स्वयं की कथा, स्वयं के जीवन की कहानी। और आत्मकथन शैली को क्या कहा जाता है मालूम है? राम कहानी मानो आत्मकथा। परिभाषा में आत्मकथा मानो राम कहानी, अपनी कहानी। उसमें लेखिका कहती है शुरुआत में, पहली ही पंक्ति में, जुलूस चल रहा था, जुलूस, और शब्द है अंग्रेजी, पार्टी वेयर में जुलूस चल रहा था। पति साथ में थे, पति ने देखा और उसी दिन 4:02 में मुझे पति ने छोड़ दिया। जीवन की कहानी। और एक परिच्छेद जब समाप्त हो जाता है तब अपने शादी होने के पहले की सब राम कहानी उसमें वो लिख लेती है। उसके साथ संवाद में कोई अकेली बोल रही, मतलब उनके आत्मा में जो जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उसको बस शब्दों में बांध रही है। यह आत्मकथात्मक शैली। ऐसी कई प्रकार की शैलियां हैं। ऐसी अनुसंधान करते समय आप इसमें से किसी भी शैली का प्रयोग करके एक नए खोज की दृष्टिकोण से आप अनुसंधान कर सकते हो, शोध कर सकते हो या जांच पड़ताल कर सकते हो। लेकिन आपने अनुसंधान की अपनी एक अलग शैली का निर्माण आवश्यक होता है, जरूरी होता है। प्रश्न है अंत की ओर मुड़ने का। अनुसंधान उसे कहा जाता है क्या, कब और कैसे, इन 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। क्यों, कब, कैसे, इन 3 प्रश्नों के साथ जोड़ना मानो अनुसंधान। इसी प्रकार का अनुसंधान भविष्य में आप अगर करना चाहोगे, ऐसे इस क्षेत्र में आपको पहुंचने के पहले इसका प्राथमिक परिचय शोध अनुसंधान और संशोधन का इसी आयु में हो। इस उदात्त हेतु से ये जो कार्यशालाएं आज यहाँ संपन्न हो रही है ना, इस कार्यशाला में अनुसंधान को लेकर काफी सारी बातें आपको ज्ञात हो, इसलिए अब सबको बहुत सारी बधाइयां देकर मुझे यहाँ जो आमंत्रित किया गया अनुसंधान शोध प्रविधि और प्रक्रिया को लेकर अपना कुछ आपके सामने रखने के लिए, इसलिए महाविद्यालय आदरणीय प्रधानाचार्य साहब, हिंदी विभाग के सारे अध्यापक, अब सभी छात्र और छात्राएं, अब सबके प्रति मैं शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी पुजारी साहब और नॉलेज रिसर्च सेंटर के आदरणीय डायरेक्टर आदरणीय विजय जी मुनि सर, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संघ प्रकाश जी और दादा साहब जी, इनके प्रति भी आभार और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके अभ्यासपूर्ण मंतव्य से निश्चित रूप से हमारे छात्रों को अनुसंधान की एक दिशा प्राप्त हुई है और आगे चलकर हम
क्या बात। मैं विनती करता हूँ कि बड़े सर फिर से एक बार दूसरे मार्गदर्शक डॉक्टर विजय कुमार मुलीमणि सर वहाँ उपस्थित हैं। मैं पुजारी सर से विनती करता हूँ कि वे उनका सम्मान करें। प्रसन्न प्रकाश विजय जी से विनती करता हूँ कि प्राचार्य जारी सकता वो सम्मान। धन्यवाद सर। नंतर अध्यक्ष भाषण पुजारी सर मुलीमणी सरांचे नंतर किती वेळ लागतो? मैं सभी मान्यवरों को बहुत ही बढ़िया मला द्या की परवानगी अभी आपने विद्यापीठात जायचं मला अनुसंधान विषय का अनुसंधान की जो सफलता है बिजनेस के बारे में आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी विभागाचे हिंदी डिपार्टमेंटचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर दुड्डे सर, डॉक्टर खांडेकर सर, सभी छात्राएं और छात्राएं अभी बेसिक्स ऑफ रिसर्च ऐसे एक हमको दिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बोलने के लिए। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अनुसार हम ऐसे बात करते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की हमारे पास कितने किताब है। आप एक बार लाइब्रेरी में जाके देखिए कि कम से कम 1000 पुस्तक से भी ज़्यादा हमारे लाइब्रेरी में कलेक्शंस है और उसमें एक दो किताब इतना अच्छा है कि ऑथर्स ने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इवन उर्दू ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर सब्जेक्ट्स बोले तो उसमें लैंग्वेजेस हम बातचीत करते हैं, वो लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास किताबें हैं। आप उधर लाइब्रेरी में आके किताबें देख के आप एक एक बार थोड़ा तो ग्लांस किया तो आपको पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे रहते हैं, संशोधन कैसे करने का है, जो सिद्धांत रहते हैं कैसे हमको लेना है, और अभ्यास करते करते हमको ऐसा चाहिए कि पूरा उसमें मग्न होके जो चिंतन करने का है और जो अभ्यास करने का है एक पद्धत रहता है। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा एक कैसे रिसर्च रहता है मैं बताऊं। पहले हमारा स्टोन एज बोलते थे, स्टोन एज जैसे 3.4 मिलियन ईयर्स, वहां से हमारा एक्चुअली अभ्यास क्यों वो स्टडी करने का शुरू हो गया है। 3.4 मिलियन ईयर्स मतलब 6000 साल BCE, वहां से ही अभ्यास करने का, लिखने का और स्टडी करने का जो मेथड्स है चेंजेस होते रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टोन एज वगैरह। स्टोन एज से स्टोन पे लिखने का, पत्थर पे लिखने का
और एनिमल्स जो रहते हैं जो उसके ऊपर लिखने से शुरू होता है हमारा स्टडी का मतलब। जब मानवता हो गया है तब से हमारा ये स्टडी और रिसर्च के संदर्भात हम एक नहीं पहले से ही जमाने से हम शुरू हो गया है हमारा। दूसरा है जब हम रॉक पेंटिंग्स देखते हैं, रॉक पेंटिंग्स बोले तो जो बड़े बड़े पत्थर के ऊपर शिलालेख रहता है उसमें हम देखते हैं, वहाँ से भी हमारा जो स्टडी रहता है वहाँ से भी सिविलाइजेशन हो गया। तब से हमारा स्टडी और मेथड्स चालू ही है, आगे भी चालू रहने का। अभी तो फिलहाल हम डिजिटल युग में आ गए हैं, परंतु वहाँ से ही शुरू है हमारा जो भी रॉक पेंटिंग्स रहता है, वहाँ से हमारा शुरू हो गया था, मध्य युग में हो गया, ऐसे ही चलते चलते इधर अभी तक आ गया है। नेक्स्ट होता है पेट्रोग्रिफ्स बोल के रहते हैं। पेट्रोग्रिफ्स बोले तो जो भी पत्थर जैसे दिखता था उसमें लिखते थे, वो साइन बोर्ड रहता था, साइन बोर्ड। अभी आपको पीपीटी है तो मैं बहुत बढ़िया दिखाता था कैसे वो हमने पहले के ज़माने में कैसे लिखते थे और कैसे स्टोरेज करते थे, उसके हिसाब से भी मेरे पास पीपीटी है और वो एक अंदाज आपको हम बताते हैं। बाद में हमारे रॉक पेंटिंग्स रहते थे, पेंटिंग जो भी पेंटिंग करते थे पूरा हमको दिखता था, वहाँ से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमको दिखता था। इतना बढ़िया है था क्योंकि सिविलाइजेशन और पॉपुलेशन खूब कम था उस वक्त। नेक्स्ट आता है ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज मतलब जब स्टोन एज में थे, होमो सेपियंस, जब हमारा शुरू हो गया कि मानवतावाद, तब से हम चालू ही किए हैं कुछ न कुछ सोच करके हम स्टडी करने का और आगे बढ़ने के लिए वह चलते ही रहते हैं। उस बाद में आता है यूनिफॉर्म टैबलेट बोल के। अब हमें पढ़ाई करते करते हमको समझ में आते हैं, बच्चों को पढ़ते पढ़ते हमको स्लेट में देख के ऐसे छोटे छोटे से गोष्ठी रहते हैं, उसमें कैलकुलेशन करते रहते थे हम, ऐसा करो ऐसा करो। वहाँ से तब से शुरू है वो, एक्चुअली अभी भी शुरू है। अभी कैलकुलेटर आ गया, मोबाइल पे हम मोबाइल का ज़माना आ गया, परंतु जब से हमारा मानवता ह्यूमन बींग्स इस्टेब्लिश हो गए तब से ये चालू ही है। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न अल्फाबेट पहले शुरू हो गया वेस्टर्न अल्फाबेट से, उसको बोलते हैं फिनिशियंस, मतलब फोनेटिक्स वगैरह जो हो गए, उच्चार बोलते हैं, उच्चार से शुरू हो गया हमारा उच्चार। पहले कैसे था, सिर्फ साइन बोर्ड ऐसे ऐसे हाथ करने का, और बोलने के लिए हमारा लैंग्वेज ही नहीं था, एक ही लैंग्वेज नहीं हो। और हिंदी तो बाद में आ गया, इंग्लिश तो पहले था, ग्रीक अल्फाबेट्स था, रोमन्स थे, ऐसे वो चलते चलते आ गया। सो नेक्स्ट आता है हेरोग्लिफिक्स सिंबल्स। सिंबल्स बोले तो हम रॉक पेंटिंग में दिखते हैं, सांप का रहता है, एनिमल्स का दिखता है, वो विचार करते करते ह्यूमन बीइंग्स कैसे रहते वो रॉक पेंटिंग्स वगैरह करते थे। उसका इमेजिनेशन, लैंग्वेज के पहले इमेजिनेशन पूरा रॉक में रहता था, वो अल्फाबेट्स नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ लिखने का एक विचार करते थे। ये मानवता का इंप्रूवमेंट स्टेज बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है ग्रीक अल्फाबेट आता है, अभी उसमें हम अभी भी यूज करते हैं। साइंस के लोग रहते हैं तो उसको रहता है 11th और 12th में, उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे रहते हैं, वो अभी यूज कर रहे हैं। साइंस का छात्र रहते हैं, वो उसको समझ में आता है कि अल्फा क्या है, डेल्टा क्या है, वो भी दे आर आल्सो कॉल्ड सिंबल्स। हम जैसे आई हमारे हिंदी में बोलते हैं, और ABCD ऐसे जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स रहते हैं, वही अल्फाबेट्स ग्रीक में था। वो ग्रीक में शुरू हो गया तो अल्फाबेट्स जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा, ईटा ऐसे चालू हो गया हो। तब से हमारा ये अल्फाबेट का ये हो गया। रोमन सिस्टम, हम रोमन के लेते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। जब
रोमन का भी एक अल्फाबेट शुरू हो गया, रोमन सिस्टम बोलते हैं, रोमन सिस्टम ऑफ राइटिंग। ये इम्प्रूवमेंट हो गए, एक 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 स्टेजेस बोलते रहते हैं। वो स्टेजेस इम्प्रूवमेंट होने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि अल्फाबेटिक का जनक है गैराज। जब से अल्फाबेटिक जनक हो गया, बाद में हमको लैंग्वेज डेवलप होता रहता है, वो तब तक ऐसे ही रहते थे। नेक्स्ट आता है अर्ली बुक्स। सो बुक्स वगैरह कब आ गया हमको, हमारा जो भी पेपरस रहता था उसको स्लेट में लिखने का, और जो भी ट्री के एक पत्थर में लिखने का, ट्री के लीफ में वगैरह लिखने का जो भी था उस वक्त से शुरू हो गया। कभी कभी आप हीराचंद नेमचंद लाइब्रेरी में जाके देखिए, पूर्वी जमाने का वो भी 8वीं शतमान, 9वीं शतमान, 10वीं शतमान का जो लिखान है वो डिजिटाइजेशन करते बैठे हैं, क्योंकि वहाँ का नॉलेज अब तक चालू है। चाइनीज लोग आए थे उस वक्त, वो भी लिखे हैं। अभी इंडिया का इतना नॉलेज सिस्टम था, तक्षशिला एंड नालंदा विश्वविद्यालय था, वो 12वीं शतमान और 13वीं शतमान में थे। जब बख्तियार खिलजी आके उसको जला दिया, वो कम से कम 3 महीने तक जल गया। उतना नॉलेज हमारे पास था पहले से ही। नहीं तो डिजिटाइजेशन वगैरह करते करते हमको इतना नॉलेज मिलता था, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, ये पूर्व पहले से ही मिलता था। इंग्लिश से पहले हमारा था वो। अभी हमारे पास इधर बहुत सारी जैनिज्म बुक्स है, बुद्धिज्म बुक्स है, पाली लैंग्वेजेस है, और मोडी लिपि तो सर ही लिखा है। इतना बड़ा हमारे पास ग्रंथ है, वो ग्रंथ का हम यूज किया तो उसमें हमको समझ में आता है कि कितना नॉलेज है और कैसे हम यूज कर सकते हैं। और जितना भी नॉलेज हमारे लाइब्रेरी में पड़ा है, ऐसे बहुत ठिकाने पड़े रहते हैं, वो पड़े रहने से हम कुछ नहीं हो सकता। हमको यूटिलाइज करना चाहिए, हम उसको अभ्यास करना चाहिए कि हमारे टॉपिक में, हमारे रिसर्च में, हमारे संशोधन में क्या क्या आता है, और उसके हिसाब से हमारा जो भी टाइटल रहता है, पीएचडी रहता है और संशोधन रहता है, वो संशोधन आगे लेके जाने का हमारा कर्तव्य है। ये पहले जमाने का था, वो पूरा जो हम सिविलाइजेशन होते होते तब लिखा था, वो बहुत सारी किताबें ऐसा है कि अभी नॉलेज जो हो गया थोड़ा सा नष्ट हो गया, उसको रीगेन करने के लिए डिजिटाइजेशन शुरू हुए। NLM बोल के है, नेशनल मिशन फॉर लिटरेरी एसोसिएशन ऐसे बोल के, वहाँ जो भी है ओल्ड का जो बुक्स रहता है वो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट्स जो रहता है उसको कन्वर्शन चालू है। नेक्स्ट चाइल्ड बुक्स होते। अभी 14th सेंचुरी में जब 1496 में थे, जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गया, तब से हमारा क्या हो गया, लिखने का और प्रिजर्व करने से चालू हो गया। उसको चाइल्ड बुक्स बोलते हैं। बोले तो पुस्तक चाइन करके उसको पूरा भांग के रखते थे एक एक पेज को। तब से हमारे पुस्तक और बुक्स के बारे में, एक्चुअली बुक का मतलब कैसे मालूम भाई, BOO के अपन इंग्लिश मध्ये हम देखे तो कैसे होता है, बिल्ट इन बोलते बी, ओ मतलब ऑर्डरली, अनदर ओ म्हणजे ऑर्गेनाइज्ड, के इज नथिंग बट नॉलेज। अभी हम IKS स्टडी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में भी है इंडियन नॉलेज सिस्टम बोल के। इंडियन नॉलेज सिस्टम के कैसे रहते हैं, पूरा लास्ट कम से कम 5000 साल से पहले का भी है, जो जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह जो हमको नॉलेज दिए थे वहां से शुरू हो गए। या ऐसा सिविलाइजेशन कहाँ भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा सिविलाइजेशन 5000 साल से भी पहले से है। वो अभी 14th सेंचुरी में कैसे हो गया, प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट किया। प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट होने के बाद में हमने क्या किया, लिखने की तैयारी की, प्रिंटिंग करने के लिए तैयार किया। पर प्रिंटिंग करते करते क्या हो गया, उसको चैन में बना के पूर्ण बंद करके हम रखते थे, वो चाइल्ड बुक्स बोलते हैं। वो हमारा काम है कि उसको प्रिजर्व करने का, उसका नॉलेज जो है हम
यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग बिजनेस हो गया जब जॉन गुटनबर्ग उन्होंने 1490 तक 1490 तक उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। तब से हम प्रिंटिंग के वास्ते पीछे चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है। हम जेरॉक्स लेते हैं और जो भी है हमारा नोट्स रहते हैं, अभी प्रिंटिंग भी करके रख सकते हैं। बाद में हो गया एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। जब मुनि वगैरह रहते थे कि वहाँ मठ वगैरह शुरू हो गए, उसमें अंदर एक ट्री के नीचे जाके छात्र पढ़ते थे। जब हम महाभारत और रामायण से भी देखते आ गए कि गुरुकुल सिस्टम था, वो गुरुकुल सिस्टम में जाके छात्र छात्राएं जाके भी अभ्यास वगैरह करते थे। वो 6-6 साल 5-5 साल वगैरह उसका गुरु और शिष्य दोनों का ये रहता था, उसमें अभ्यास करने के लिए छोड़ देते थे। ऐसा गुरुकुल सिस्टम शुरू हो गया। बाद में हम अर्लियर 19th सेंचुरी में आ गए, बदले तो 19वें शतमान में आ गए, तो तब हमारे किताबें वगैरह शुरू हो गया। जब किताबें शुरू हो गया तो उसको प्रिंटिंग का जो भी है खर्चा वगैरह गवर्नमेंट और खुद का भी लेने था उस वक्त। बाद में 20th सेंचुरी आ गए तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्शन किया हमने। जो भी हमारा मटेरियल्स था अभ्यास करने का, जो भी हमारे पास सब पुस्तक वगैरह थे, पुस्तक रूप में रहते थे साहित्य वगैरह, उसको हमने क्या किया, डिजिटाइजेशन क्यों प्रिंटिंग प्रेस करके हम प्रिजर्व करने के लिए तैयार किए हम। बाद में हमने 21st सेंचुरी का कैसे किए, अभी ये कोरोना के वास्ते आपने क्या कर रहे हैं, अभी सभी ऑनलाइन सिस्टम किए। अब जब कोरोना हो गया तो हमको क्या था, कुछ भी नहीं था उस वक्त। जैसे 3-4 महीना कम से कम 1 साल तक पढ़ाई का क्या हो गया, पूरा हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में थे, सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ते थे। आप अभ्यास घर में आप ऑनलाइन ही सीखते थे, इसलिए ऐसा सिस्टम चेंज होते होते आ गया। नेक्स्ट आता है अभी बुक्स और जर्नल्स के ऊपर। जब आपके पास बुक्स और जर्नल्स है तो जर्नल्स का जो भी रहता है वो जर्नल्स और पीरियोडिकल्स बोलते हैं। जर्नल में रिसर्च आर्टिकल्स रहता है, संशोधन के आप जो भी संशोधन करते हैं और संशोधन के ऊपर जो भी आर्टिकल आप लिखते हैं, जो लिखान रहता है और लिखते हैं वो पूरा जर्नल्स में आता है। मैगजीन्स में आता है तो आर्टिकल्स सादा सीधा आर्टिकल्स रहते हैं, अपना व्यू रहता है। बाद में आता है नेक्स्ट हमारा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी तो 1970 से शुरू हो गया हमारा, अभी पूरा आईसीटी के ऊपर ही चल रहा है। जो भी चाहिए आप उसमें प्रिंटेड मटेरियल्स रहने दो क्यों वॉइस रिकॉर्डिंग रहने दो, कुछ भी रहने दो, हम आईसीटी के अंदर पूर्ण कैप्चर कर सकते हैं। अभी भी हमारा ऑनलाइन ही चल रहे हैं, जैसे कि वीडियोस वगैरह रहते हैं यूट्यूब पे देखते हैं। ये सभी क्या हो गया, 1970 से अभी शुरू हो गया, 2020 से आगे हो गया। 2020 ऑनवर्ड्स हमने तो क्या किया, पूरा डिजिटाइज सिस्टम किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इसमें क्या हो गया, हम अभ्यास करने भूल गए, हम स्टडी करने भूल गए। जब तक हम स्टडी करते थे तब तक हमारा लिखान और स्टडी करने का जो भी मतलब था हम लिख के प्रैक्टिस कर सकते थे। अभी लिखने का बंद हो गया, सिर्फ क्या हो गया, कॉपी होता है, प्रिंटिंग होता है, लेके आते हैं और इधर पीएचडी रहने दो, संशोधन रहने दो, सभी बाजू पे रख के क्या करते हैं, अभी क्वांटिटेटिव मेथड्स बोलते हैं ना, वैसा कॉपी वगैरह कर रहे हैं। एक्चुअली हमको रिसर्च कैसे है, पहले का पुस्तक लिखने का, अभ्यास करने का, बाद में उसमें निष्कर्ष वगैरह करने का एक मेथड्स रहता है।
अभी देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हम अब आप देखो, आप घर में जाके देखो, आपके माँ बाप रहने दो, कोई भी रहने दो, उनका एक मोबाइल रहता है, वो उनके हिसाब से वो कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप कर रहे हैं। आपका बहन रहते हो तो उनको स्टडी अलग रहता है। ये करके क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी को अलग करके बैठा है। सो हम उसके हिसाब से गए तो गवर्नमेंट का एक नियम आ गया कि कंप्यूटर और लिखना और सीखना जरूरी है, परंतु अभ्यास करने के लिए आपको पुस्तक और संदर्भ ग्रंथ लेना ही पड़ेगा। अभ्यास करते वक्त आपको संदर्भ ग्रंथ का सूची वगैरह देना ही पड़ेगा। फिर एडवांटेजेस कैसे रहते हैं, अभी ऑनलाइन के लिए आपको कॉपी करने के लिए बहुत इजी है, जो भी आ गया कॉपी करते हैं आप, एक में को आपको देखने के लिए, और आपको प्रिंट एक नहीं 10 प्रिंट कर सकते हैं। परंतु लिखने के लिए है तो इम्पोर्टेंट कैसे, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो जो लिखा है वो पढ़ने के लिए आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है नोन कर सकते हैं। आप एंट्री करके आपका जो भी है, आप ISBN रहने दो, ISSN रहने दो, ऐसे इंटरनेशनल लेवल का जो भी किताबें रहते हैं वो किताबें अभ्यास करना और मनन करना, मेमोराइज करना इम्पोर्टेंट रहता है। फिर बाद में आता है पास्ट का कैसे रहता है, प्रेजेंट का कैसे है, फ्यूचर का कैसे है। फिर आता है कि स्टाइल ऑफ वर्किंग, लाइक न्यूज रिपोर्टर कहते थे पहले जाके न्यूज रिपोर्ट लेते थे, अभी कैसे हो गया, आप भेज दो हम छपाई करके भेज दे दे, ऐसा न्यूज का भी एक अलग तरीके से चेंजेस हो गया। फिर एवोल्यूशन कैसे